Hello students, welcome to Bansal Classes Online. I am जयसिंह सूर्यवंशी. लास्ट लेक्चर पे स्टूडेंट हमने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था. ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या फंक्शंस हैं, ठीक है. साथ ही साथ में हमने ऑस्मोसिस प्रोसेस दो टाइप का होता है, दोनों टाइप डिस्कस कर लिए थे. एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस को हमने कवर कर लिया था. हमने देखा था कि एक्सोऑस्मोसिस किस केस में होता है और एंडोऑस्मोसिस किस केस में होता है. तो दो हमने अलग अलग तरह के सॉल्यूशन डिस्कस किए थे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन. तीनों तरह के सॉल्यूशन को हमने डिस्कस कर लिया था और मैंने आपको बताया था कि ये तीनों तरह के जो सॉल्यूशन की हम स्टडी करते हैं वो कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं. मतलब सेल के एनवायरनमेंट से उसको कंपेयर करते हैं कि सेल के अंदर का जितना भी प्रोटोप्लाज्म है उसकी कंपैरिजन में सेल के बाहर का या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है, सॉल्यूट्स के अमाउंट कितने हैं और सॉल्वेंट के अमाउंट कितने हैं. हमने देखा था कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रोसेस एक पैसिव प्रोसेस है. इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी का कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता है, एनर्जी खर्च नहीं होती है, ठीक है बेटा. कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जहाँ पर एनर्जी खर्च होती है, उन्हें बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस. और जिन प्रोसेसेस के अंदर एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई यूटिलाइजेशन नहीं होती, उन्हें बोलते हैं हम पैसिव प्रोसेस, ठीक है. तो जो एक्टिव प्रोसेस है बेटा, वहाँ पर कुछ प्रोटीन्स हेल्प करती हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है और यही प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट में हेल्प करती है. ये प्रोटीन्स एक रिसेप्टर की तरह वर्क करती है वहाँ पर. क्लियर. हमने देखा था कि हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का. यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिल सकते हैं, मॉड्यूल में भी आपको देखने को मिल सकते हैं. हमने देखा कि जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है वहाँ पर सॉल्यूट्स के अमाउंट सेल के बाहर ज़्यादा है और सेल के अंदर कम. ऐसे ही सॉल्वेंट के अमाउंट सेल के बाहर कम और सेल के अंदर ज़्यादा. तो हमेशा मूवमेंट जो होता है वो सेल के बाहर की तरफ होता है. हमेशा हमें एक्सोऑस्मोसिस देखने को मिलता है और इसका जस्ट अपोजिट हमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देखने को मिलता है, एंडोऑस्मोसिस का केस. तो हमने देखा कि दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं मेनली. कौन कौन सा बेटा? हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक. आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन बिल्कुल बराबर होती है, वहां पर हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलता. तो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने देखा कि जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है वहां पे क्या हुआ था, वहां पे मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट था, लिक्विड मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट देख रहे थे हम, ऑस्मोसिस समझ रहे थे. तो वहां पर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कैसे होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है. हाई कंसंट्रेशन वाटर की थी सेल के अंदर और सेल के बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम. तो हमेशा मूवमेंट कैसा हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. मतलब यहाँ पे हो रहा है एक्सोऑस्मोसिस हो रहा था. एक बार मैं और बताता हूँ आपको, वहां पर हो रहा था एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है. ये तो हमने देख लिया था कि हाइपरटोनिक के केस में हमेशा आपको एक्सोऑस्मोसिस देखने को मिलता है. साथ ही साथ में रिजल्ट क्या मिले थे हमें, सेल की कंडीशन कैसी हो गई थी. तो जब सेल के अंदर से सारा बहुत ज्यादा अमाउंट में लिक्विड मॉलिक्यूल्स बाहर मूव करेंगे, और कब तक बाहर मूव करेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कब तक बाहर मूव करेंगे, तो आप समझ सकते हो कि जब तक लिक्विड मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन दोनों जगह बराबर ना हो जाए तब तक मूवमेंट करेंगे, ठीक है. तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, सेल कैसी हो जाएगी, श्रिंक. सेल कैसी हो जाएगी, श्रिंक, सिकुड़ जाएगी सेल. सेल का साइज कैसा हो जाएगा, कम, डिक्रीज हो जाएगा सेल का साइज, ठीक है. या फिर बोल सकते हैं सेल कैसी हो जाएगी, प्लाज्मोलाइज्ड. कैसी हो जाएगी, प्लाज्मोलाइज्ड. प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस होगा, ठीक है. या फिर बोल सकते हैं हम श्रिंक हो जाएगी, साइज कम हो जाएगी, या फिर प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी, प्लाज्मोलाइसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है. तो इस तरह के हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं. अगर सेकंड केस देखा था बेटा हमने जो हाइपोटोनिक वाला, कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के केस में हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे, है ना.
तो आपको पता है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के केस में हमेशा एंडोऑस्मोसिस होगा, ठीक है, क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस। और एंडोऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, एंडोऑस्मोसिस मतलब होता है बेटा कि जितना भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स है वो सेल के अंदर मूव करेंगे। और क्यों मूव करेंगे, क्योंकि बाहर सेल के कंसंट्रेशन लिक्विड मॉलिक्यूल की ज्यादा है, ठीक है। क्यों मूव करेंगे सेल के अंदर, क्योंकि सेल के बाहर लिक्विड मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है। क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे हमें, अगर हम रिजल्ट की बात करें तो क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे हमें, ठीक है बेटा, क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे, सेल कैसी हो जाएगी, सेल के अंदर लिक्विड मॉलिक्यूल मूव करेंगे तो सेल हो जाएगी स्वेल, ठीक है। सेल की साइज जो है, सेल की साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी सेल की साइज, क्योंकि जब लिक्विड मॉलिक्यूल सेल के अंदर मूव करेंगे तो सेल की साइज बढ़ेगी, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं सेल में टर्जिडिटी आ जाएगी, टर्जिड हो जाएगी सेल, ठीक है। सेल जो है टर्जिड हो जाएगी, सेल की वैक्यूल सेल की सेल वॉल पे प्रेशर अप्लाई करेगी। तो हमने देखा था कि इस तरह के हमें रिजल्ट देखने को मिले थे। बहुत जरूरी है आप इस तरीके से इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेना, तो आपको सिंपली जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके आप आंसर दे सकते हैं, है ना। आप को अगर वो जो हमने बीकर वाला एक बनाया था बेटा डायग्राम, अगर आपको वो याद रहता है तो ठीक है, अगर आपको नहीं याद रहता तो आपको इस तरीके से इसको याद कर लेना है। ये मैंने आपको पूरा जो रिजल्ट निकला है हमारा उस डायग्राम से वो हमने इधर लिख लिया है, तो इसको आप एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने लिख लिया है। इसको रफ कर देता हूं मैं। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस कर लिया बेटा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का शेप मेंटेन करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, चाहे कोई सी भी सेल हो, दुनिया की कोई सी भी सेल हो, हर सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, चाहे कोई प्लांट सेल हो, चाहे कोई एनिमल सेल हो, चाहे कोई प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे कोई यूकैरियोटिक सेल हो, हर सेल के अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल होती है, मतलब कुछ स्मॉल साइज के आयंस, स्मॉल साइज के प्रोटीन्स को ही ये अलाउ करती है कि इसके अंदर मूव कर सके या इससे बाहर मूव कर सके। अगर सेल के अंदर मूव करता है कोई भी बाहर से कोई भी एक्सटर्नल सब्सटेंस अगर सेल के अंदर मूव करता है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा हम एंडोऑस्मोसिस, सॉरी क्या बोलते हैं बेटा, एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। अगर बाहर से कोई मॉलिक्यूल सेल के अंदर मूव कर रहा है तो इसको बोलते हैं हम एंडोसाइटोसिस, और सेल से अगर बाहर मूव कर रहा है तो इसको बोलते हैं हम एक्सोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस भी वर्ड आपको देखने को मिल सकते हैं। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या है, एंडोसाइटोसिस का मतलब एक सेल है, बाहर से कोई मॉलिक्यूल अगर सेल के अंदर मूव कर रहा है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसे बोलेंगे बेटा हम एंडोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे बेटा हम, एंडोसाइटोसिस। अगर सेल के अंदर से कोई मॉलिक्यूल सेल के बाहर मूव कर रहा है तो इसे क्या बोलेंगे बेटा हम, सॉरी मैं इसको अलग कलर से बना देता हूं, ठीक है। अगर सेल के अंदर से कोई मॉलिक्यूल सेल के बाहर मूव कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एक्सोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे बेटा, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम आउटर साइड टू इनसाइड दिस सेल इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, ठीक है। लिख देता हूं यहां पर, मूवमेंट of molecules from external environment to inside the
साइटोप्लाज्म, है ना, इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है बेटा? सेम इस तरीके से लिख लो, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम इनसाइड टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ठीक है, अगर कोई मॉलिक्यूल सेल के बाहर से सेल के अंदर मूव कर रहा है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बेटा? एंडोसाइटोसिस। और अगर कोई मॉलिक्यूल सेल के अंदर से सेल के बाहर मूव कर रहा है तो इसे बोलते हैं हम एक्सोसाइटोसिस। क्लियर? अब बेटा ये जो एंडोसाइटोसिस होता है, ये दो तरह के प्रोसेस होते हैं। एंडोसाइटोसिस जो है दो तरह का होता है, कई बार आपको वर्ड सुनने को मिल सकता है। दो टाइप का होता है बेटा ये एंडोसाइटोसिस मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे। एक होता है फेगोसाइटोसिस, एक होता है बेटा फेगोसाइटोसिस, दूसरा होता है पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस वर्ड यूज करते हैं बेटा हम। फेगोसाइटोसिस कब वर्ड यूज करते हैं? जब हम सॉलिड मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। किसकी? सॉलिड की। सॉलिड फेज में अगर किसी फूड को, जैसे अमीबा बेटा, अमीबा सॉलिड फूड को इंजेशन करता है सॉलिड फूड का, तो उस प्रोसेस को भी क्या बोल देंगे हम? फेगोसाइटोसिस। ठीक है, थ्रू फेगोसाइटोसिस प्रोसेस वो क्या करता है? फूड का इंजेशन। पिनोसाइटोसिस प्रोसेस का मतलब क्या होता है बेटा? पिनोसाइटोसिस वर्ड यूज करते हैं हम लिक्विड के लिए। अगर लिक्विड मॉलिक्यूल मूव करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम पिनोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस दो तरह का होता है, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। क्लियर? हमारी बॉडी में कुछ इम्यून सेल्स होती है बेटा, WBC सेल्स होती है। ये WBC सेल्स जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी फॉरेन एजेंट एंटर करता है तो उसको क्या कर लेती है? फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू किल कर देती है। ठीक है, उसको इंजेस्ट कर लेती है। क्लियर? तो फेगोसाइटोसिस समझ में आ गया आपको, सॉलिड फॉर्म के लिए यूज किया जाता है, और पिनोसाइटोसिस लिक्विड फॉर्म के लिए यूज किया जाता है। तो एंडोसाइटोसिस क्या है? जब कोई भी मॉलिक्यूल बाहर सेल के, ये बेटा क्या है सेल का? ये है सेल का एक्सटर्नल, ये क्या है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये क्या है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और ये सेल के अंदर का क्या है बेटा? इंटरनल एनवायरनमेंट। तो जब भी कोई मॉलिक्यूल बाहर से सेल के अंदर मूव करेगा तो इसे बोलेंगे हम एंडोसाइटोसिस, और सेल के बाहर मूव करेगा सेल के अंदर से तो इसे बोलेंगे हम एक्सोसाइटोसिस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी टर्म आपको देखने को मिल सकती है, तो हमने इसको भी एक बार डिस्कस कर लिया है। नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, इसको रब कर दूं मैं, यहां तक लिख लिया। दोनों प्रोसेस समझ में आ गया आपको, एंडोसाइटोसिस समझ में आ गया, एक्सोसाइटोसिस समझ में आ गया। हमने ऑस्मोसिस समझ लिया है, हमने डिफ्यूजन समझ लिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या फंक्शन करती है, कैसे मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, कौन कौन सी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, ये सारा पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है। रफ कर रहा हूं इसको। ठीक है, इसके बाद डिस्कस करते हैं बेटा हम सेल वॉल। ठीक है, फर्स्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग हमने डिस्कस कर ली थी प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। सेकंड प्रोटेक्टिव लेयर है बेटा सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल। तो सेल वॉल इज
रिजिड सेमी ट्रांसपेरेंट cell wall is rigid semi transparent protective and supportive layer of the लेयर की जगह बेटा कवरिंग लिख लो, ज़्यादा सही लगेगा। प्रोटेक्टिव सपोर्टिव कवरिंग ऑफ दी सेल। ठीक है, तो सेल की कैसी होती है ये? रिजिड, मतलब हार्डनेस होती है, इसमें हार्ड होती है बेटा, ये सेल को हार्डनेस प्रोवाइड करती है। सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, प्रोटेक्ट करती है सेल को, और साथ ही साथ सपोर्टिव नेचर की होती है। सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के कंडीशन में सेल को ये बचाती है, या फिर हाइपोटोनिक कंडीशन से बचाती है, सेल को बर्स्ट होने से बचाती है। इसके बाद में सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट्स एल्गीज, ठीक है, प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एल्गीज में प्रेजेंट होती है, फंगस में प्रेजेंट होती है, कुछ प्रोटिस्ट में प्रेजेंट होती है, एंड प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, एल्गीज, फंगस, इन सम प्रोटिस्ट एंड प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर भी ये प्रेजेंट होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या बेटा? कवरिंग है, ये तो प्रेजेंट होती ही है। ठीक है, ये तो प्रेजेंट होती ही है हर एक सेल के सराउंडिंग, और इसी के अंदर सारा जितना भी लिक्विड पार्ट है वो प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में या फिर कुछ सेल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक लेयर प्रेजेंट होती है, कवरिंग प्रेजेंट होती है, और इस कवरिंग को बोलते हैं हम सेल वॉल। तो सेल वॉल इज रिजिड सेमी ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव लेयर ऑफ द सेल। इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, एल्गीज, फंगस, प्रोटिस्ट एंड प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स जितने बैक्टीरियाज है उनमें भी ये प्रेजेंट होती है। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है बेटा, यहां तक आपने देख लिया, लिख लिया यहां तक। मैं रफ कर रहा हूं। उसके बाद इसके बाद कुछ और पॉइंट लिखते हैं। सेल वॉल, इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल। सेल को शेप प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी, सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। अगर हम इसके थिकनेस की बात करें तो इसकी थिकनेस होती है 0.1 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर। क्लियर? वेरी कर सकती है, सेल टू सेल वेरी कर सकती है। तो 0.1 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस होती है। अब हम बात करते हैं इसका कंपोजिशन क्या होता है। सेल वॉल का कंपोजिशन क्या होता है? तो सेल वॉल का कंपोजिशन क्या होता है बेटा? क्या क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर? इसके अंदर प्रेजेंट होता है वाटर, इसके अंदर प्रेजेंट होता है हेमिसेलुलोज, ठीक है, पैक्टिन प्रेजेंट हो सकता है,
और प्रोटीन प्रेजेंट हो सकते हैं, क्लियर, और कुछ डेपोजिशन प्रेजेंट हो सकते हैं बेटा, जैसे लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन एटसेट्रा। ठीक है, तो सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल शेप प्रोवाइड करती है सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, हार्डनेस प्रोवाइड करती है, सेल को किससे बचाती है बेटा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सेल को बर्स्ट होने से बचाती है, फूटने से बचाती है। थिकनेस जो है इसकी 0.1 to 5 माइक्रोमीटर, और ये वेरी कर सकती है सेल टू सेल, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो सेल है उनमें सेल टू सेल वेरी कर सकती है थिकनेस। ठीक है, इससे कंपोजिशन जो है वो उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, तो वाटर, हेमिसेलुलोज, सेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन, कुछ डेपोजिशन प्रेजेंट होते हैं बेटा, जैसे लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन। तो डेपोजिशन क्या होता है बेटा, ये आपको समझ में आएगा टिश्यू चैप्टर के अंदर। हम देखेंगे कि सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जब उनके अंदर रिएक्शंस होती है, काफी सारी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस, तो वहां पर कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये केमिकल्स सेल वॉल की सरफेस पे आके एक कवरिंग बनाते हैं, और इसे ही बोलते हैं हम डेपोजिशन। तो डेपोजिशन देखेंगे हम आगे जब टिश्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे। अभी आप बस इतना समझो कि इसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन होता है। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम कि जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में देखा हमने सेल वॉल प्रेजेंट है, वो किस किस कंपोजिशन की प्रेजेंट है। नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है, शेप प्रोवाइड करती है सेल वॉल, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स शेप प्रोवाइड करती है वैसे ये शेप प्रोवाइड करती है। रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, मतलब हार्डनेस प्रोवाइड करती है। थिकनेस 0.1 to 5 और 10 तक भी वेरी कर सकती है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग सेल में। कंपोजिशन लिखा है हमने, क्या क्या चीजें इसमें प्रेजेंट है, रफ कर रहा हूं बेटा उसको मैं। हम इसके बाद में लिख लेते हैं कि सेल वॉल in bacterial cell wall in bacterial cell is made up of peptidoglycan, ठीक है। in bacterial cell it is made up of peptido ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन। इन प्लांट्स और एल्गीज इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, क्लियर। In fungal cell it is made up of chitin, पेप्टिडोग्लाइकेन, सेलुलोज और जो बेटा काइटिन है, ये तीनों क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, या फिर बोल सकते हैं इसे हम कॉम्प्लेक्स शुगर है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर। मतलब यहाँ पर बहुत सारी मोनोमर्स यूनिट अटैच है और इस मोनोमर्स यूनिट से मिलके कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हुआ है। तो पेप्टिडोग्लाइकेन भी एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज भी एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और काइटिन भी एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो ये तीनों मिलके किससे बने, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से। तो बैक्टीरियल सेल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी, सेल वॉल जो है बेटा वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई है। ये सेल हटा देता हूं वरना आप कुछ ही और मतलब समझ लोगे इसका। ठीक है, बैक्टीरियल सेल वॉल की बात कर रहे हैं बेटा, हम सेल वॉल की बात कर रहे हैं। बैक्टीरियल सेल में जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई है। प्लांट्स के अंदर सेलुलोज की बनी हुई है, एल्गीज के अंदर भी सेलुलोज की होती है और फंगस के अंदर ये काइटिन की बनी होती है। क्लियर। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं हम आगे। पहले ये आप नोट डाउन कीजिए।
ठीक है बेटा, इसको लिखने के बाद में हमें एक छोटा टॉपिक और डिस्कस करना है। प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, हमने पढ़ा था। प्रोटोप्लाज्म इज बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म इज बेसिस ऑफ लाइफ और the term protoplasm was coined by परकिंजे। ठीक है, किसने नाम दिया था बेटा ये प्रोटोप्लाज्म, तो दिया था परकिंजे ने। इट इज colorless fluid and viscous part of the cell. It is colorless and it is viscous part of the cell. ठीक है, ये कैसा होता है, विस्कस होता है, ज्यादा गाढ़ा होता है और कलरलेस होता है। तो प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर का जितना भी लिक्विड पार्ट है उसे बोलते हैं, और ये प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही सारी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं। डाउन कीजिए बेटा। जल्दी नोट डाउन कीजिए, हमें एक दो पॉइंट और लिखने हैं बेटा। रफ कर रहा हूं मैं इसको। इट इज साइट फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। ठीक है, ये क्या है, सारे जितने फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं सेल के अंदर वो कहां पर होते हैं, प्रोटोप्लाज्म के अंदर। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट बोलते हैं बेटा, थोड़ा सा इस साइड लिख देता हूं, स्पेस कम हो जाएगा। फर्स्ट है बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म और दूसरा है बेटा साइटोप्लाज्म। क्लियर, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस, और ये क्या बोलते हैं इसको, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, फिर इसके बाद में इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट न्यूक्लियोप्लाज्म, दूसरा साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म कौन सा पार्ट होता है, जितना भी फ्लूइड पार्ट न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। आगे हम न्यूक्लियस को डिस्कस करने वाले हैं, तो वहां पर आपको समझ में आएगा। जितना भी फ्लूइड पार्ट न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और जितना भी फ्लूइड पार्ट न्यूक्लियस से बाहर प्रेजेंट है या फिर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर प्रोटोप्लाज्म को बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म टर्म दी थी परकिंजे ने। प्रोटोप्लाज्म कलरलेस और विस्कस पार्ट है सेल का, ये फ्लूइड पार्ट होता है बेटा। और जितनी भी हमारी लाइफ प्रोसेस की रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी हमारी बॉडी में रिएक्शंस होती हैं, वो सारी इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही होती है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है।
एक फ्लूइड पार्ट जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस से बाहर प्रेजेंट है या फिर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर फ्लूइड पार्ट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो आज की क्लास में हम इतना ही पार्ट कवर करेंगे, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। तब तक के लिए आप इस कंटेंट से रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।